हेलो एस्पायरेंट्स, अब हम देखेंगे एडिटोरियल्स और क्वेश्चन बैंक 8 दिसंबर के लिए। पहला एडिटोरियल जो हिंदू न्यूज़पेपर में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिग सरप्राइज। सो ये वही रेपो रेट के ऊपर है जो अनचेंज रहा है 6.25% पे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये चेंज नहीं किया। हमने ऑलरेडी 8 दिसंबर न्यूज में ये डिस्कस कर चुका है, तो एडिटोरियल भी इसी पर है। इसको बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। तो ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इसलिए क्योंकि बाकी इंटरेस्ट रेट्स इससे लिंक्ड है। तो प्राइमरी इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये सारे टर्म्स रेपो रेट के लिए यूज करते हैं। रेपो रेट क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स। तो बैंक्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब लोन चाहिए तो रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन्स मिलते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता है उल्टा, मतलब आरबीआई बैंक से लोन लेती है तो वो रेट रेपो रेट से कम होगा, आरबीआई कम इंटरेस्ट देगी। तो ये हमेशा याद रखना है। फिलहाल ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट लिंक्ड है, इनका डिफरेंस 0.5% है। मतलब अगर ये 6.25% है, मतलब रिवर्स रेपो रेट आपको समझ जाना चाहिए 0.5% लेस 5.75% होगा। तो ये है। और बैंक रेट जो होता है ये भी रेट है जो बैंक्स आरबीआई से बोरो करती है, पर जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होता है और ये बैंक रेट स्टैंडर्ड होता है। तो रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो ये जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है ये दोनों को मिला के कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो इससे लिक्विडिटी एडजस्ट होती है कि बैंक्स के पास कितनी लिक्विडिटी है या जो भी है, तो वो एक्सेस लिक्विडिटी होगी तो रिवर्स रेपो रेट यूज करके वो लोग आरबीआई को पैसा रखेंगे। तो ये दोनों मिला के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बनती है। दूसरा टर्म जो हमने न्यूज में किया मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, वो भी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए है, पर वो टेम्पररी होती है और वो 2004 से इंट्रोड्यूस हुआ है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज ऑलवेज, सो अंडर दिस रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज देयर रेट्स डिटरमिन्ड। फिर दूसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी आरबीआई से जो बैंक्स लोन लेती है उसका रेट है, पर ये सिर्फ ओवरनाइट के लिए, एकदम अर्जेंट बेसिस पे जब पैसा चाहिए होता है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज करके लोन लिया जाता है। तो ये ओवरनाइट लोन के लिए इंटरेस्ट रेट अलग होता है। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट्स लिंक्ड है। जैसे अभी मैंने बताया रेपो रेट 6.25, सो रिवर्स रेपो रेट 5.75। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 0.5 ज्यादा है, मतलब 6.25 क्या, ये 6.75। बैंक रेट भी उतना ही होता है 6.75। और दूसरे दो है सीआरआर एसएलआर। सीआरआर हमने न्यूज में भी डिस्कस किया, कैश रिजर्व रेशियो। इन जनरल ये 4% है, सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के पहले और बाद में थोड़े फेज के लिए उसको 100% रखा गया था। तो सीआरआर 4% अमाउंट सारे बैंक्स अपने जो पूरा डिपॉजिट है उसका 4% वो आरबीआई के पास रखती है। और एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सो ये परसेंटेज भी एक अमाउंट होता है जो बैंक्स खुद के पास रखती है। तो दिस इज विथ द बैंक्स एंड सीआरआर इज विथ आरबीआई। बैंक्स का ही पैसा है बट आरबीआई के पास है। तो ये सारे रेट्स होते हैं। सो अभी ये एडिटोरियल में भी वही कहा गया है जो हमने ऑलरेडी न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलिसी रेट्स है वो अनचेंज रखा है क्योंकि ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स उसके लिए कंसिडरेशन में लिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी थोड़े कमोडिटीज के लिए हाई है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से अनक्लैरिटी है, देयर इज नो क्लैरिटी क्या आगे होगा कैसे। और इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस हाई है। इवन यूएस मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन होगी। सो टाइटन होगी मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो उसको टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो वो भी एक्सपेक्टेशन है। तो इस बेसिस की वजह से ये इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। तो ये भी है। और दूसरा ये सारा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि उनके इलेक्शन से उन्होंने क्लेम किया है कि वो इकोनॉमी स्पर लाएंगे। बिकॉज जैसे मैंने बताया था डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स कम इसलिए किए जाते हैं कि इकोनॉमिक स्पर आए, पर कम कर करके उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज में ये नियर जीरो चले गए हैं। तो अब जरूरत है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाए। सो दैट इज व्हाट द ट्रेंड इज मूविंग अहेड टुवर्ड्स। सो इसलिए अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो इवन एक्सचेंज रेट, डॉलर और रुपी एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट आता है। रुपी इज बिकमिंग वीकर, डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। सो ये सारे भी एक्सपेक्टेशंस है। बाकी जीवीए ग्रोथ रेट भी प्रोजेक्शन भी कम किया गया 7.6 टू 7.1%। सो इसके भी रीजंस वही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी स्लो है। सो ये इंडस्ट्रियल एरिया सेक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो रही है, और इवन जो डीमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे अभी भी क्लियर नहीं है। इसलिए
जीवीए ग्रोथ फोरकास्ट को भी कम कर दिया गया है। तो ये सारा एक एडिटोरियल है। दूसरा एडिटोरियल जो है वो पर्सनालिटी के ऊपर है, जिनकी चो रामास्वामी जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने 1968 में एक सटायर लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक। वो तुगलक मैगजीन के एडिटर भी बने, सो ये फेमस हो गया था। तो इनका मेन ट्रेट ये था कि वो इमरजेंसी के टाइम पे भी उन्होंने अपनी आवाज दबाई नहीं, उन्होंने सच बताया। उनके व्यू पॉइंट्स की वजह कंसिडर करके काफी लोग अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स बनाते थे, वोटर्स उनसे इंस्पायर होके वोटिंग करते थे। तो वो एक पावरफुल पर्सनालिटी रह चुके हैं। तमिलनाडु के थे, वहां पे भी वो एलटीटीई के फियर्स क्रिटिक रहे, उनको क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि वो आर्म्स यूज करके जो मीन्स से वो अपना फाइट वॉर कर रहे थे। और आर्टिकल 356 के मिसयूज के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी बार अपना वॉइस उठाया। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, तो ये उनके बारे में है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स में कुछ अलग, कुछ नया नहीं था आज, तो वो मैंने स्किप किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो आज के लिए फ्रेम किया गया है वो ये है, व्हाट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द कौशल केस ऑफ 2013? डू यू थिंक दिस विल रिजल्ट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ माइनॉरिटी सेक्शन इन इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट का कौशल केस में क्या जजमेंट था और क्या इसकी वजह से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, इंडिया की माइनॉरिटी सेक्शन के ऊपर परसिक्यूशन, मतलब उनके राइट्स को विथहोल्ड किया जाएगा या उनके अगेंस्ट परसिक्यूशन होगा? तो वो मतलब उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज या जो भी कह लो वो होगी क्या? तो ये रिजल्ट होगा इसका, वो क्वेश्चन है। तो ये जो कौशल केस है 2013 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट रिवर्स कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने 366 सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को रिजेक्ट किया था कि ये नहीं कंसिडर कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने 377 को फिर से लाइव कर दिया। तो ये सेक्शन 377 क्या है हम देखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा जजमेंट में कि ये लॉ है, तो लॉ के अकॉर्डिंगली अंडर द केस उन्होंने जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये लॉ मॉडिफाई करना होगा। सो गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लाके इसको मॉडिफाई करे, सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी। तो ये उनका स्टैंड था। तो जो ये सेक्शन 377 आईपीसी पे है, इसका मेजर प्रोविजन ये है, एग्जैक्ट टर्म्स ये है कि whoever voluntarily has carnal sex means जो इंटरकोर्स है, सेक्स जो करते, अगर वो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है, मीन्स कुछ भी नॉर्मल से अलग होगा, तो वो एक ऑफेंस है, किसी के साथ भी हो, विथ मैन, वुमेन और एनिमल। सो इट वुड बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सो इस सेक्शन 377 के अंदर और भी जो है, इट्स नॉट जस्ट अगेंस्ट होमोसेक्सुअल्स, बिकॉज दिस इज होमोसेक्सुअल्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर सेक्स होता है। तो ये सिर्फ उस बारे में नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर हेट्रोसेक्सुअल एक्ट्स, जो नॉर्मल कपल्स के एक्ट्स होते हैं, जैसे कि ओरल सेक्स, एनल सेक्स, अगर वो भी कमिट करते हैं तो वो भी लायबल है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट के लिए। बट देन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो व्हाट पीपल आर डूइंग बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। तो इसलिए इसके अंदर काफी केसेस फाइल नहीं हुए। तो लास्ट 150 इयर्स में लेस देन 200 पर्सन्स हैव बीन प्रोसिक्यूटेड, इवन एक्शन लिया गया है, मतलब केस स्टार्ट किया गया है फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस। तो ऑफकोर्स द सुप्रीम कोर्ट ये 2013 के जजमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि जो सेक्शन 377 है ये स्पेयरिंगली यूज होता है। तो इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से काफी कम केसेस है जिसके ऊपर ये लगाया गया है। But then that does not mean that you should allow a wrong law to continue. So when the law is wrong in nature, which cannot be upheld in today's modern society, and something which invades the privacy of the people, तो उसको अपहोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बट देन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शॉकिंग था ऑफकोर्स। तो बिकॉज अगेन, सो जैसे आपने देखा कि इसके अंदर ऑलमोस्ट many couples would come under it, but then homosexuals are majorly targeted and they are the ones who raise their voice, because section 377 तो लगाना और प्रूव करना मुश्किल हो सकता है, but वो homosexuals है, उस वजह से उनका प्रोसिक्यूशन होता है, क्योंकि ये सेक्शन 377 लाइव है इंडिया में। If this is dead, then at least the community may be accepted.
सो दैट इज द पॉइंट। इसकी वजह से काफी सारे एस्पेक्ट्स सामने भी आते, मेजरली इनका परसिक्यूशन होने की वजह से काफी सच कपल्स जो इंडियन कपल्स है, होमोसेक्सुअल कपल्स, वो वापस इंडिया में नहीं आना चाहते, तो दैट इज ऑल्सो देयर। और ये होमोसेक्सुअल कपल्स, ये जो टर्म जनरली यूज होता है एलजीबीटी, तो एलजीबीटी क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। सो लेस्बियन आर टू वुमेन in love together, gay is two men together in love, and gay is the term used even for women. Bisexuals मतलब जिनको दोनों से है, means they are attracted to both men and women. And transgenders जो है, जो खुद अपने मतलब is a man and he feels like a woman, then they undergo sex change operations, or a woman feeling like a man, or also people who are born like that, like hijras जो बोलते हैं हम, तो ये transgenders होते हैं। So LGBT ये होता है सारी कम्युनिटी, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी। तो इनके लिए राइट्स लेटर भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद भी काफी कोर्ट्स ने अपहेल्ड किया है। जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक फिल्म होमोसेक्सुअलिटी के बारे में है तो गवर्नमेंट उसको टैक्स कंसेशन देने से मना नहीं कर सकती उस बेसिस पे सिर्फ। देन दूसरा था सुप्रीम कोर्ट का NLSA, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी केस था 2014 का। इसमें भी उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स जो है ये थर्ड जेंडर है और इनको पब्लिक सर्विसेज में भी एक्सेस होना चाहिए एज थर्ड जेंडर। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो फूड सिक्योरिटी लॉ के अंदर जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड बताया जाता है, तो ट्रांसजेंडर अगर है तो उनको ये टाइटल मिलना चाहिए। फिर थर्ड जेंडर ऑप्शन हमने ऐड भी किया है, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म्स पे रहता है, रेशन कार्ड एप्लीकेशंस, पासपोर्ट एप्लीकेशंस में ये ऑप्शन भी डाला गया है। तो दिस इज अ लिटिल एक्सेप्टेंस टू ट्रांसजेंडर्स, सो दैट लिटिल एक्सेप्टेंस इज देयर। बट एज मैंने कहा काफी कंट्रीज में डिपोर्टेशन केसेस भी जब होते हैं तो कोर्ट्स में फाइट होते हैं केसेस कि वो डिपोर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि इंडिया में ये लेस्बियन कपल्स कहते हैं कि इंडिया में अगर हम जाएंगे तो हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, जो हम हमारे राइट्स छीने जाएंगे। तो उनके ऐसे केसेस में वो जीते भी है और उनका डिपोर्टेशन स्टॉप हुआ है। So this is again India's image in the world. So how do we project ourselves? How do we uphold the rights, private rights of people? So that is the whole case. So whether it would result in persecution of minority section or not, then of course it would not directly, as section 377 is used, but then the perception of the people and acceptance of homosexuals, that is affected. तो ये है आज का क्वेश्चन, तो यही कवरेज था। थैंक यू।